जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है वो फाउंडेशन बैच है। जो फाउंडेशन बैच है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक बोले तो महत्वपूर्ण है। आज हम जो पिछली वीडियो पढ़ ली थी उसके आगे आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो इससे पहले हमने पढ़ लिया है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उन सभी को अपन ने देख लिया था। कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, सबसे पहले तो बात करें कोशिका। कोशिका की खोज की थी किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं शॉन ने। और इसमें अपन ने कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और कोशिका का जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है क्या साथियों? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात की जाए तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है ओवम बोले तो अंडाणु, जो कि फीमेल में पाया जाता है। और जो सबसे छोटी कोशिका की बात करें मानव में तो वो होती है सबसे छोटी कोशिका वो होती है स्पर्म बोले तो शुक्राणु, जो कि मेल में पाया जाती है। अब बात करते हैं कि मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, जो कि ब्रेन जिससे कि ब्रेन बना होता है, जिसे अपन स्नायु कोशिका कहते हैं। और उसके बाद अपन ने देखा था कोशिका के अंग। कोशिका के अंग अपन ने देख लिया था माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, और अपन ने देख लिया था सेंट्रोसोम और राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक और यहाँ पे गोल्जी बॉडी। इसमें अपन ने सभी अंग देख लिए थे। इसमें और भी पाया जाता है जैसे कि प्लास्टिड, लवक और वैकुल्स, रसधानी बोले तो रसधानी। अब अपन बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में यानी कि जो ऊर्जा को यानी कि बनाता है बोले तो ऊर्जा का निर्माण करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो और जो गोल्गी बॉडी होते हैं जो परिवहन का कार्य करता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आंतरिक कंकाल का कार्य करता है और इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम इस कोशिका के यदि कोई भी अंग यदि यानी कि मर जाता है, क्या साथियों? यदि कोई भी अंग यानी कि मर जाता है तो ये यानी कि इसमें पाया जाता है लाइसोसोम में, यानी कि लाइसोसोम में पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम इस मरे हुई कोशिका के अंग को जल अपघटक एंजाइम इस पर यानी कि खत्म कर देता है, इसको खत्म कर देता है। इसलिए इस जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, एटम बम में कहते हैं। इसकी खोज डीडवे ने की थी। और इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में यानी कि सहायक होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य और केंद्र के अंदर पाया जाता है केंद्र का द्रव्य। अपन ने ये सभी देख लिए थे। और कोशिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक यानी कि पारदर्शी झिल्ली होती है, अर्धपारगम झिल्ली। पारदर्शी मतलब देख सके, लेकिन अर्धपारगम झिल्ली का मतलब होता है कि यह आवश्यक वस्तु को यानी कि आवश्यक चीज़ों को ही अंदर जाने देगी, यानी कि जो आवश्यक चीज़ें नहीं है वो यानी कि इसको अंदर नहीं जाने देगी। तो अर्धपारगम झिल्ली का मतलब यही होता है। तो इसको अपन ने देख लिया था। आज अपन को देखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के कितने प्रकार हैं? तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं साथियों? तो कोशिका होती है दो प्रकार की होती है। कोशिका के कितने प्रकार हैं? तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी साथियों? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरे की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे की बात की जाए तो दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक प्रारंभिक प्रकार की कोशिका होती है, इसलिए इसे अपन यानी कि अविकसित प्रकार की होती है।
इसे अपन अविकसित कोशिका भी कह सकते हैं। क्या साथियों, ये विकसित नहीं होती, इसमें अविकसित प्रकार की कोशिका होती है। अविकसित प्रकार की कोशिका कौन सी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित प्रकार की होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो विकसित प्रकार की होती है। क्या साथियों, विकसित प्रकार की होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका को यानी कि अविकसित प्रकार की कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें कोशिका के अंग, कोशिका के सभी अंग, कोशिका में जितने भी अंग पाए जाते हैं वे सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें से कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इनकी कोशिका के अंग में पाए जाते हैं, जैसे कि इनकी पाया जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। राइबोसोम पाई जाती है। क्या साथियों, राइबोसोम, राइबोसोम राइबोसोम पाया जाता है। और बात की जाए तो इसमें पाया जाता है राइबोसोम कौन सा? तो राइबोसोम इसमें पाया जाता है 70S प्रकार का। अपन ने पढ़ा है ना, तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S प्रकार का और 80S प्रकार का। और इसमें कोई केंद्रक पाया जाता है। क्या साथियों, केंद्रक पाया जाता है। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, यानी कि पाया जाता है। तो ये सभी अंग इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक प्रकार की कोशिका होती है, यानी कि इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। क्या साथियों, प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। प्रारंभिक कोशिका, प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है उसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। प्रारंभिक कोशिका, अब बात कही जाए तो जो प्रारंभिक कोशिका होती है या यूकैरियोटिक कोशिका होती है, सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो इसमें बात की जाए तो जितने भी जो प्रकार के वायरस होते हैं, वायरस जो जितने भी प्रकार के वायरस होते हैं उनमें जो कोशिका पाई जाती है वो वायरस में पाई जाती है। वायरस में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो वायरसों में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब अपन बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित प्रकार की कोशिका होती है, क्योंकि इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, यानी कि कुछ ही अंग पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है, और सभी अंग का अभाव देखा जाता है, यानी कि और सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका हमें नहीं पाई जाती है, बल्कि वायरस जितने भी जो यानी कि वायरस होते हैं उन सभी में क्या पाई जाती है? उन सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब बात की जाए यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है दो प्रकार की। जो विकसित प्रकार की कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी कोशिका होती है? पहले होती है जंतु कोशिका। क्या साथियों, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका बोले तो जंतु सेल, जंतु कोशिका। और दूसरी होती है पादप कोशिका। क्या साथियों, पादप कोशिका, पादप सेल। अब बात किया है तो पादप किन्हें कहते हैं? तो पादप बोलते हैं पेड़ पौधों। तो पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जंतु कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका को भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इन दोनों में पाई जाती है। अब बात की जाए तो जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका गोल होती है। क्या साथियों, जंतु कोशिका गोल होती है, जबकि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका चौकोर होती है। क्या साथियों, पादप कोशिका चौकोर होती है, पादप कोशिका चौकोर होती है। अब बात किया कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है? पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग, पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग, इसका, किसका? पादप कोशिका। तो पादप कोशिका, तो इसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सबसे बड़ा अंग, इसका, तो जितनी भी कोशिका में अंग पाए जाते हैं तो उनमें सबसे बड़ा अंग क्या है? तो उनमें से सबसे बड़ा अंग है वो है प्लास्टिड। क्या साथियों, प्लास्टिड, बोले तो लवक। क्या साथियों, लवक।
लवक क्या करता है? तो लवक 3 प्रकार का होता है। एक होता है हरित लवक, एक होता है वर्णित लवक, एक होता है वर्णित लवक। जो हरित लवक होता है, हरित लवक यानी कि लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक होते हैं 3 प्रकार के। लवक कितने प्रकार के होते हैं साथियों? लवक होते हैं 3 प्रकार के। लवक कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो लवक होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक। दूसरा होता है यानी कि वर्णित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। और तीसरा होता है वर्णित लवक। क्या साथियों? वर्णित, वर्णित लवक, वर्णित लवक, वर्णित लवक। तो इनके अपन ने लवक देखे हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? हरित लवक, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। अब बात करते हैं कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो जो हरित लवक होता है, हरित लवक का कार्य होता है, हरित लवक का कार्य क्या होता है? हरित लवक का कार्य होता है भोजन का निर्माण करना, तो भोजन बनाना। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है भोजन बनाना, भोजन बनाना। तो इनकी जो हरित लवक है, हरित लवक का कार्य क्या है? हरित लवक का कार्य है भोजन को बनाना। यह जो भोजन बनाता है तो यह पत्ती तथा तनाव में पाया जाता है। हरित लवक है वो पत्तियों तथा तनाव में पाया जाता है। हरित लवक का कार्य होता है भोजन का बनाना। जबकि जो अवर्णित लवक होता है, अवर्णित लवक का कार्य क्या होता है? अवर्णित लवक का कार्य होता है भोजन, भोजन जो भोजन यानी कि हरित लवक ने बनाया है उस भोजन को स्टोर करना, बोले तो संग्रह करना। उस भोजन को ये रखता है। क्या साथियों? भोजन बनाया किसने? भोजन बनाया हरित लवक ने। उसको रखा किसने? भोजन को रखता है, भोजन संग्रह करता है। तो भोजन का संग्रह कौन करता है? तो भोजन का संग्रह, भोजन को स्टोर करता है अवर्णित लवक। यानी कि जो अवर्णित लवक है वो जड़ तथा फलों में पाया जाता है। अब बात की जाए तो वर्णित लवक। वर्णित लवक क्या होता है? तो वर्णित लवक का कार्य होता है रंग प्रदान करना। तो जितने भी जो वर्णित लवक होते हैं वो रंग प्रदान करते हैं। जैसे कि टमाटर और मिर्च का रंग होता है वो लाइकोपेज के कारण होता है, गाजर का रंग होता है कैरोटीन के कारण, चुकंदर का जो रंग होता है विटामिन के कारण। इस तरीके से जो यानी कि फलों को रंग प्रदान करते हैं तो वो होता है वर्णित लवक। अपन ने ये देख लिया। अब बात करते हैं क्या साथियों? अब अपन बात करते हैं जो पादप को सेल होता है, पादप सेल और जो जंतु सेल, यानी कि जंतु कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है। इन दोनों में यानी कि पानी को संग्रह, पानी को संग्रह करके रखता है। कौन रखता है? तो वो करता है वैकुल्स, बोले तो रसधानी, रसधानी होता है। तो यानी कि इसमें रसधानी क्या होता है? इसमें रसधानी होता है छोटा, और इसमें रसधानी होता है, इसमें रसधानी क्या होता है साथियों? इसमें रसधानी जो पादप सेल होता है, पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में रसधानी होती है, वो होता है बड़ा। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। आप बात करते हैं कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसमें जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें जो वर्णित लवक है ना, तो इस वर्णित लवक में ही यानी कि इस हरित लवक में क्या पाया जाता है साथियों? हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्या साथियों? यानी कि मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? अपन ने देख लिया। इसका तो सबसे बड़ा अंग होता है लवक। क्या साथियों? लवक। और इसका सबसे बड़ा अंग होता है क्या साथियों? इसका सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक। क्या साथियों? केंद्रक। सबसे बड़ा अंग क्या है? तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग है वो है केंद्रक। क्या साथियों? केंद्रक। केंद्रक सबसे बड़ा अंग है, केंद्रक सबसे बड़ा अंग है। इस चिन्ह का मतलब होता है कि बड़ा, और इस चिन्ह का मतलब होता है छोटा। नीचे को एरो तो बोला छोटा, और इसका बोला ऊपर का एरो है तो वो उसका मतलब होता है बड़ा। तो जो जंतु कोशिका होती है, अपन इसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्या साथियों? रिवाइज करते हैं। अपन ने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अविकसित प्रकार की होती है। पहले तो देखते कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अविकसित प्रकार की कोशिका होती है, क्योंकि इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, और जिनमें कुछ अंग पाए जाते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, राइबोसोम। राइबोसोम में से कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। और केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। जो वायरस में पाई जाने वाली कोशिका क्या होती है? तो यानी कि ये पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका।
अब बात करते हैं कि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो होती है विकसित प्रकार की कोशिका। क्या साथियों? विकसित प्रकार की कोशिका। जो विकसित प्रकार की कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। हमारे जो जंतु होते हैं, जंतुओं में भी विकसित प्रकार की कोशिका पाई जाती है, और पादप पादप बोले तो पेड़ पौधों में भी जो यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका का सबसे आकार होता है वो गोल होता है। जंतु कोशिका का आकार गोल होता है, जबकि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक। और जो पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है लवक। लवक तीन प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हरित लवक तना और पत्ती में पाया जाता है। हरित लवक क्या करता है? तो भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के द्वारा ही इसमें क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। और जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और दूसरा होता है आवर्णित लवक। जो हरित लवक है, हरित लवक ने इस भोजन को बनाया तो उसको यानी कि संग्रह करके रखता है आवर्णित लवक। क्या साथियों? आवर्णित लवक है तो उस भोजन को यानी कि स्टोर करके रखता है। उसके बाद बात करते हैं कि और जो आवर्णित लवक है वो यानी कि फल तथा जड़ में पाया जाता है। तीसरा होता है वर्णित लवक। वर्णित लवक क्या करता है? तो वर्णित लवक रंग प्रदान करता है। क्या साथियों? रंग प्रदान करता है। रंग प्रदान कौन करता है? तो रंग प्रदान वर्णित लवक करता है। जैसे कि टमाटर मिर्च का रंग होता है लाइकोपेज के कारण या लाइकोपीन के कारण। उसके बाद अपन बात करते हैं गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग विटामिन के कारण, यानी कि इसी प्रकार फलों का पीला रंग होता है जेंतोफिल के कारण। और इसका जो यानी कि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में जो रसधानी होती है, जंतु कोशिका में रसधानी होती है वो होती है छोटी। और जबकि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में जो रसधानी होती है वो होती है बड़ी। क्योंकि जो पादप यानी कि पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों को उनकी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। क्या साथियों? ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे इसमें जो रसधानी होती है, वैक्यूल्स होता है, वो बड़ा होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों। अब अपन देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अब अपन देखते हैं साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो इसे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो छोटी होती है। जंतु जो जितने भी जो वायरस होते हैं उनमें जो अविकसित प्रकार की कोशिका होती है वो होती है छोटी, और जो होती है बड़ी। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो होती है बड़ी। इसमें यानी कि नो जो के न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, इसमें जो केंद्रक यानी कि पाया जाता है लेकिन पूरा विकसित रूप से नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें लिखा है। और इसमें क्या होता है कि केंद्रक पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें अपन ने पढ़ा है केंद्रक पाया जाता है लेकिन उसमें पूरा विकसित रूप से नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है। और इसमें श्वसन जीव द्रव्य यानी कि जो जीव द्रव्य से होता है, तो इनकी इसमें जो श्वसन होता है वो जीव द्रव्य से होता है। क्या साथियों? इसमें जो श्वसन होता है वो जीव द्रव्य के द्वारा होता है। और हमारे जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एटीपी का निर्माण होता है, ऑक्सीजन के फलस्वरूप कृषि चक्र चलता है, और उससे हमें यानी कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज देती है। एक ग्लूकोज से मिलकर हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसके बाद अपन बात करते हैं तो यानी कि इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन यानी कि कोशिका भित्ति होती है, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति दोनों में पाई जाती है। इसका मतलब है कि यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाई जाते हैं ये सभी अंग। जैसे कि इसमें पाया जाता है सीलिया, फ्लैजेला और डीएनए, जीव द्रव्य, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और इनकी जो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति और राइबोसोम, ये सभी दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या साथियों? दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या क्या? सीलिया, फ्लैजेला, डीएनए, जीवद्रव्य, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, झिल्ली, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति और राइबोसोम, ये सभी क्या पाए जाते हैं? ये सभी पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब अपन बात करते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की यानी कि पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। क्या साथियों? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। जबकि जो यानी कि जो कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है वो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, इसको भी अपन ने देखा था। अब अपन बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है।
जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S बोले तो 70S प्रकार की राइबोसोम पाया जाता है। और जो यूकेरियोटिक कोशिका है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है। ये सभी क्या पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बोले तो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में ये सभी अंग पाए जाते हैं। तो आपको साथियों याद इसको करना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। और इनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और जो यानी कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें जो श्वसन होता है वो जीव द्रव्य के द्वारा होता है। और इसमें जो क्या है, जो केंद्रक है, वो केंद्रक आपको अगर यहाँ पे तो लिखा है कि नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें पाया जाता है। अब उसको आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं इनमें क्या होता है कि ए प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वे छोटी होती हैं। और क्योंकि वायरस ही कितना छोटा होता है, वायरस आपको यानी कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो आप समझिए उसकी कोशिका कितनी छोटी होगी। तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है तो वो छोटी होती है। जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, यूकेरियोटिक कोशिका बड़ी होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? निकेंद्रक पाया जाता है। और इनमें जो श्वसन होता है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और इनमें जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। और जो इसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, रसदानी, और इसमें सभी पाए जाते हैं प्लास्टिड वगैरह वगैरह। तो अपन ने ये देख लिए। अब अपन बात करते हैं क्या साथियों? गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम। अपन क्रोमोसोम को देखते हैं। अब अपन को पढ़ना है गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम। गुणसूत्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमो क्रोमो क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुणसूत्र को अपन इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। अब अपन बात करते हैं कि जो इसकी खोज किसने की थी, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज के बारे में बात की जाए तो गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की सबसे पहले तो बात की जाए खोज की, तो यानी कि इसकी खोज की थी वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। किसने साथियों? वाल्डेयर। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम की खोज की थी। तो वाल्डेयर ने किसकी खोज की थी? गुणसूत्र की खोज की थी। और जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र मानव में कितने पाए जाते हैं? तो मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में कितने पाए जाते हैं? तो मानव में 23 जोड़े, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े बोले तो इसको अपन संख्या में कहेंगे तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में 23 जोड़े, जोड़े में कहेंगे तो क्या कहेंगे? 23 जोड़े। और अगर ऐसी संख्या में कहेंगे तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की है? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। और यह हमारे मानव में कितने पाए जाते हैं? मानव में जोड़ी में बात की जाए तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, जबकि संख्या में बात की जाए तो 46 पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। क्या साथियों? गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। तो साथियों अपन बात कर रहे थे कि जो गुणसूत्र के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ऊपरी वाले भाग को अपन कहते हैं साथियों सैटेलाइट। क्या कहते हैं साथियों? सैटेलाइट, सैटेलाइट। ऊपरी वाले भाग को अपन कहते हैं सैटेलाइट। और जो बीच वाला भाग होता है, मध्य वाला भाग होता है, उसको अपन कहते हैं सेंट्रोमर। क्या साथियों? सेंट्रोमर। सेंट्रोमर किसे कहते हैं? तो गुणसूत्र के बीच वाले बोले तो मध्य वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। जबकि जो निचला वाला भाग होता है, निचले वाले भाग को अपन टेलोमर कहते हैं। क्या साथियों? टेलोमर कहते हैं।
टेलोमर कहते हैं, निचले वाले भाग को अपन टेलोमर कहते हैं। तो ये गुणसूत्र की जो इनकी संरचना होती है, गुणसूत्र की संरचना किस तरीके से होती है, तो गुणसूत्र की संरचना इस तरीके से होती है। गुणसूत्र के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग। ऊपरी भाग होता है सैटेलाइट कहलाता है, बीच वाला भाग सेंट्रोमर, नीचे वाला भाग टेलोमर। अब बात कहते हैं कि इनके जो बीच है, इसके जो बीच में धागेनुमा संरचना पाई जाती है। इसके बीच में जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है उसको अपन एरेन कहते हैं। क्या साथियों, उसको अपन एरेन कहते हैं, एरेन या एरन। क्या साथियों, उसको अपन एरन कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन एरन कहते हैं। तो उसके जो मध्य वाले भाग में क्या पाया जाता है, मध्य वाले भाग में एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है। तो इनकी अपन बात की जाए तो इनके जो गुणसूत्र है, अपन पढ़ रहे हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, बाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने की थी। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, अगर जोड़ी में बात की जाए तो 23 जोड़े, अगर संख्या में बात की जाए तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो बात की जाए तो इनके जो भाग होते हैं, भाग कितने होते हैं, भाग होते हैं 3 भाग, ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग। ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं, बीच वाले भाग को, मध्य वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, और जो निचले भाग होता है, निचले भाग को अपन टेलोमर कहते हैं। जो निचला वाला भाग होता है, मध्य वाले भाग, सॉरी मध्य वाले भाग है ना, तो मध्य वाले भाग में धागेनुमा संरचना पाई जाती है। क्या साथियों, इसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है। तो जो मध्य वाला भाग है ना, तो इसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है, धागे जैसी संरचना पाई जाती है। तो धागेनुमा संरचना पाई जाती है, धागेनुमा संरचना पाई जाती है। जैसे अपन क्या कहते हैं, संरचना पाई जाती है, जैसे अपन यानी कि एरन कहते हैं। क्या साथियों, एरन कहते हैं, एरन कहते हैं, एरन कहते हैं। जैसे अपन क्या कहते हैं साथियों, एरन कहते हैं। तो धागेनुमा संरचना बीच वाले भाग में पाई जाती है, जैसे अपन एरन कहते हैं। अब गुणसूत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के ऊपर जीन्स उपस्थित होते हैं, जीन होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। क्या साथियों, जीन होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो बात की जाए तो गुणसूत्र, गुणसूत्र पर क्या होता है साथियों, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर गुणसूत्र, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर या इस पर डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है। तो गुणसूत्र पर यानी कि गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। और डीएनए, इस डीएनए पर क्या होता है साथियों, इस डीएनए पर होता है जीन उपस्थित होता है। क्या साथियों, जीन उपस्थित होता है, डीएनए के ऊपर जीन उपस्थित होता है। क्या साथियों, डीएनए के ऊपर जीन उपस्थित होता है, जीन उपस्थित होता है, जीन उपस्थित होता है। अब बात की जाए तो जो जीन होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। क्या साथियों, जो जीन होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। क्या साथियों, जो जीन होते हैं, जीन न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। क्या साथियों, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो यानी कि जो जीन होते हैं, जीन किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इसलिए जो जीन होते हैं, जीन आनुवंशिकता की इकाई कहलाती है। क्या साथियों, यानी कि जीन को अपन आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। किसे कहते हैं, तो आनुवंशिकता की इकाई अपन यानी कि जीन को कहते हैं, आनुवंशिकता की इकाई। आनुवंशिकता की इकाई किसे कहते हैं, तो आनुवंशिकता की इकाई अपन जीन की इकाई कैसे कहते हैं, तो आनुवंशिकता की इकाई अपन जीन को कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है, बोले तो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र केंद्रक के ऊपर उपस्थित होता है, गुणसूत्र केंद्रक के ऊपर उपस्थित होता है, केंद्रक में पाया जाता है। जब हम केंद्रक को पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने देखा था कि केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होता है वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक में पाया जाता है।
केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र है वो केंद्रक में पाए जाते हैं। अब बात की जाए कि जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए पर जीन पाए जाते हैं और जो जीन न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इसलिए जो जीन है, जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। आनुवंशिकता का आधार कैसे कहते हैं, तो जीन को कहते हैं। आनुवंशिकता का आधार कैसे कहते हैं, जीन को कहते हैं। जीन है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अपन ने ये भी देख लिया। अब बात करते हैं कि जीन की खोज किसने की थी। क्या साथियों, जीन की खोज किसने की थी। अपन जीन की खोज के बारे में बात किया तो जीन की खोज किसने की थी। जीन की खोज, तो जीन की खोज किसने की थी, तो जीन की खोज जोहानसन ने की थी। किसने की थी साथियों, जोहानसन ने की थी। जीन की खोज किसने की थी, जीन की खोज की थी जोहानसन ने की थी। तो अपन ने क्या पढ़ा साथियों, आज अपन ने पढ़ा गुणसूत्र। कल अपन कुछ जीवों में गुणसूत्र पाए जाते हैं उनको देखेंगे। आज अपन ने देखा गुणसूत्र। गुणसूत्र को हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। क्या साथियों, क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होता है वो केंद्र के अंदर पाया जाता है। जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की खोज की थी बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। मानव में जो गुणसूत्र होता है वो 30 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर संख्या में बात किया तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनके जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। ऊपरी वाले भाग को अपन सैटेलाइट कहते हैं, मध्य वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं और निचले भाग को अपन टेलोमर कहते हैं। क्या साथियों, टेलोमर कहते हैं। जो मध्य वाला भाग है, मध्य वाले भाग में धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपन एरन कहते हैं, जिसे अपन एरन कहते हैं। अब बात करते हैं कि गुणसूत्र है ना, तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है और डीएनए पर जीन उपस्थित होते हैं। जो जीन होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और जो जीन को, इसलिए जो जीन है ना, तो जीन को आनुवंशिकता आधार या आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। अब बात की जाए तो जो जीन है ना, जीन की खोज किसने की थी, जीन की खोज की थी जोहानसन ने की थी। क्या साथियों, जोहानसन ने की थी। जीन की खोज की थी जोहानसन ने की थी। जोहानसन ने की थी। अब अपन को इसमें देखना है साथियों, कुछ गुणसूत्र के बारे में अपन कल देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।